हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं उन्हीं 3 चैप्टर में से थर्ड नंबर चैप्टर। 2 में आपको समझा चुका हूं, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, और दूसरा एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स से कनेक्टेड एक और चैप्टर में आपको बताता हूं, वो है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। किस किस कंडीशन में कौन कौन सा लगता है, तो हम उल्टा चलते हैं, 234C से पहले चलते हैं क्योंकि ये एडवांस टैक्स से कनेक्टेड है। 234C एंड B, A अलग है तो B और C पहले समझते हैं। आपको एडवांस टैक्स की 4 डेट याद होगी। 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज के लिए कोई लास्ट डेट देती है, 15 जून, 15 सितंबर, दिसंबर, मार्च, तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाती होगी कि अगर असेसी ने उस दिन तक पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी या इंटरेस्ट लगाया जाए। तो पेनल्टी तो नहीं लगती है, लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट लेट पे की, डिले इन इंस्टॉलमेंट, डिफरमेंट इन इंस्टॉलमेंट, अगले इंस्टॉलमेंट में ज्यादा भर देंगे इसलिए इस इंस्टॉलमेंट को आपने कम पे किया या पे ही नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपको 234C का इंटरेस्ट देना पड़ता है डेट निकल जाने के बाद पेमेंट करने पर। ठीक है, तो ये वो अपना 234C जो है वो डिफरमेंट इन इंस्टॉलमेंट है। मींस इंस्टॉलमेंट डिफर होना, आपको 15 जून को भरना था, आपने 17 जून को भरा। आपको सितंबर में भरना था, आपने अक्टूबर में भरा। या इस इंस्टॉलमेंट में पे करना था फर्स्ट में, आपने सेकंड में पे किया, सेकंड में करना था थर्ड में पे किया। तो इंस्टॉलमेंट वाइज जो डिफॉल्ट होता है उसका इंटरेस्ट हम 234C में निकालेंगे। ठीक, 234B में किसका निकालेंगे सर? तो 234B में ओवरऑल इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, टोटल। C तो हो गया इंस्टॉलमेंट वाइज, और B जो होता है कि ओवरऑल टोटल एडवांस टैक्स जो भी पे किया आपने, 4 इंस्टॉलमेंट में किया हो या 31 मार्च तक किया हो। मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च लास्ट डेट होती, उसके बाद भी अगर आप अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर पे करते हो, देन इट इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स में लास्ट टाइम लिखी हुई थी। तो आपने चलो 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, लेकिन आपने 31 मार्च से पहले इकट्ठा पेमेंट कर दिया, तो भी वो एडवांस टैक्स कहलाएगा। तो ये 234B जो है वो टोटल से चलती है, टोटल एडवांस टैक्स पेड इन ऑल इंस्टॉलमेंट्स अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक, वो एडवांस टैक्स आपके असेस्ड टैक्स का 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90%, यानी जितना एक्चुअल टैक्स बनता है उसके 90% के बराबर आपको टैक्स भर देना था। 10% का वेरिएशन हो सकता है, गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा वो एस्टिमेटेड बेसिस पे किया होगा, और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कुछ हो रही होगी। डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा। कोई व्यक्ति इतना बड़ा अंतर्यामी तो है नहीं कि वो पहले से पता लगा ले कि मैं एग्जैक्ट अमाउंट के एग्जैक्टली इतना ही बनेगा टैक्स। तो डेफिनेटली एडवांस टैक्स में और एक्चुअल टैक्स में डिफर हो सकता है कुछ चेंज। तो टोटल एडवांस टैक्स कितना पे किया और टोटल असेस टैक्स कितना बनता है इसका, आपको एटलीस्ट उसका 90% एडवांस टैक्स पे कर देना है, तो आप डिफॉल्टर नहीं मानेगा। 10% का वेरिएशन नहीं चलेगा, लेकिन अगर 10% से ज्यादा वेरिएशन है तो फिर आपको 234B में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये दोनों इंटरेस्ट सीखते हैं, एक ओवरऑल बेसिस वाला है और एक इंस्टॉलमेंट वाइज है, फर्क ये है। और 234A बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए आप पहले नोट्स पर आए और सिंघाने में पेज नंबर 579 पे P1, बाकी ऊपर की और आगे की सारी थ्योरी कट कर देगा। P1 क्वेश्चन आप देख लें जरा एक बार बोर्ड पे और पढ़े इसको, और नोट्स में पेज नंबर 4 पर आए। पेज नंबर 4 पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, देखें। इंटरेस्ट 234C फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एनी असेसी एक्सेप्ट एलिजिबल असेसी कवर्ड बाय सेक्शन 44AD एंड ADA। तो 44AD और ADA पिछले वीडियो में कहा था मैंने, पीछे आप थर्ड नंबर पेज पे एडवांस टैक्स में भी देखेंगे। तो 44AD और ADA जो लोग अडॉप्ट करते हैं उनके लिए 4 इंस्टॉलमेंट नहीं, सिर्फ उनके लिए एक इंस्टॉलमेंट है। उनको सिर्फ लास्ट 4th इंस्टॉलमेंट में ही 100% पे करना है। तो 3 इंस्टॉलमेंट उनके लिए है ही नहीं, तो फिर डिफॉल्ट क्यों मानेंगे? ड्यू ही नहीं हो रही है, तो इसलिए नहीं भरी उन्होंने।
तो उनके लिए कंपलसरी सिप कौन सी है? फोर्थ अगर नहीं भरेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके लिए अप्लीकेबल ही नहीं है। तो एक्सेप्ट सेक्शन 44 AD एंड ADA। बाकी सबके लिए ये आप टेबल याद रखना, इस टेबल में जिस स्टाइल में मैंने लिखा है उस स्टाइल में हमको करना है। वही 4 इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है, एक तरफ देखो आप। When interest is payable under section 234C if advance tax paid is less than 12% of total advance tax। वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है? टोटल एडवांस टैक्स, मतलब वही वाला जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था एडवांस टैक्स के केस में, एस्टिमेटेड यानी अपने हिसाब से, आपने खुद के अपने एस्टिमेट के हिसाब से कितना टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये आपके रिटर्न इनकम बोल सकता हूं मैं, यानी आपने कितना रिटर्न किया। लेकिन यहां 12% बोल दिया, जबकि एडवांस टैक्स की रेट कितनी दे दी मैंने आपको? 15%। तो 15% ही एडवांस टैक्स 15% देना है, लेकिन अगर आपने 12% तक भी दे दिया है, उनका कहना है, तो फिर आप डिफॉल्टर नहीं हो, आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234C इफ एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 12%, 12 से कम हुआ तो आप डिफॉल्टर मानोगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट में वैसे तो 45 था, लेकिन 36% से कम अगर आपने दिया है, क्यूमुलेटेड टोटल 36% माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो टोटल 36% से अगर आपने कम दिया है तो आप लायबल है। फिर थर्ड और फोर्थ में बराबर हो गया 75 और 100। तो पहली दो में आपको एक अलग से रेट याद रखना पड़ेगी, 12 एंड 36, 75 एंड 100। वहां था 15, 45, 75 एंड 100। ये कैलकुलेट करने के बाद अगले कॉलम पर है शॉर्टफॉल निकालना है। क्या आपने कम पे किया, कितना कम पे किया? तो शॉर्टफॉल ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल। तो शॉर्टफॉल जब निकालोगे तो 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स लेस एक्चुअल अमाउंट पेड। यहां 12 से नहीं निकलेगा, यहां 15 से निकलेगा। यानी 12 तो सिर्फ देखने के लिए है कि आप इंटरेस्ट अप्लाई करें या ना करें। अगर 12% से ज्यादा है तो इंटरेस्ट अप्लाई ना करें, 12% से कम है तो इंटरेस्ट अप्लाई करें। और करें तो कैसे करें कि 15% निकालें और उसमें से माइनस कर दें एक्चुअल जितना पे किया, तो शॉर्टफॉल आ जाएगा। कितना परसेंट टैक्स है, इंटरेस्ट है 1% पर मंथ और फिक्स है 3 मंथ। आपने 15 जून की जगह 16 जून को भी अगर पे किया है तो आप बोलोगे सर 16 जून तो एक ही दिन हुआ, यहां पे डे वाइज इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि 16 जून को अगर पे किया है तो वो अगले इंस्टॉलमेंट में काउंट होता है। यानी आपने ये इंस्टॉलमेंट डिफर कर दिया, आपने अगले इंस्टॉलमेंट पे की, तो इन 3 महीनों के बीच में जो भी इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो अगले ही में काउंट होगा। इसलिए आपने अगर 16 जून को भी पे किया है तो वो माना जाएगा सितंबर वाला इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए 3 महीने फिक्स है, आपको 3 मंथ का ही इंटरेस्ट लगाना है। ऐसे दूसरे केस में 36% कट ऑफ है, 36% तक पे कर दिया तो फिर इंटरेस्ट में मत लगाओ, लेकिन 36% से कम है तो फिर आप इंटरेस्ट लगाओ। और कैसे लगाओ? तो शॉर्टफॉल कैसे निकालेंगे? तो वो अपना तरीका 45% माइनस इंस्टॉलमेंट पेड एक्चुअल। यहां पे 1% और 3 मंथ। 3 मंथ क्यों वापस से? क्योंकि इसमें भी अगर आपने लेट हुए तो अगले इंस्टॉलमेंट में काउंट होगा दिसंबर में। ऐसे ही दिसंबर में हुआ आप देखो, और ऐसे ही मार्च में। लेकिन मार्च वाले में ऐसा है कि मार्च के बाद अगले इंस्टॉलमेंट होते ही नहीं है, तो मार्च यानी एक ही महीना हुआ 15 मार्च। अगर लेट होगा 16 मार्च हो गया तो वो एक महीना काउंट होगा, पार्ट ऑफ द मंथ। यहां ऐसा नहीं होता डे वाइज के डिवाइड बाय 30 इंटू 1 डे 2 डे, ऐसा नहीं होता। तो एक महीने का, इसलिए लास्ट वाले में 1 मंथ। तो ये समझ लो आप रेट फिक्स है 1% 333 और 1 मंथ फिक्स है, बस आपको शॉर्टफॉल निकालना आना चाहिए। और क्या लिखा है? इन केस ऑफ एलिजिबल एसएससी कवर्ड बाय सेक्शन 44 AD एंड ADA, इन दिस केस ओनली 1 इंस्टॉलमेंट इज पेबल, दैट इज 15 मार्च। एक इंस्टॉलमेंट पेबल होती है। तो इंटरेस्ट भी कब लगेगा? इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 मार्च इज लेस देन 100%, 100% देना था, उससे कम हुआ, देन सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ फॉर 1 मंथ। एक महीने के लिए लगेगा ना, क्योंकि मार्च मंथ का है, इज पेबल ऑन शॉर्टफॉल। ये कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखे हुए यहीं पर, ये भी पढ़ लें। इफ शॉर्टफॉल इन एनी इंस्टॉलमेंट इज ड्यू टू कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी एक्सेट्रा, और इनकम फ्रॉम न्यू बिजनेस, क्योंकि न्यू बिजनेस में हम एस्टिमेट सही नहीं लगा पाते। पहला बिजनेस है, पुराना बिजनेस होता तो पता था लास्ट ईयर इतना टर्नओवर है, इस बार हम इतना इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहेंगे या डिक्रीजिंग ट्रेंड। लेकिन नया बिजनेस है तो पता ही नहीं चलेगा अभी या नहीं चलेगा।
तो आप बिजनेस की इनकम एस्टिमेट नहीं कर पाए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो वैसे भी एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि अचानक होने वाली चीज है। विनिंग तो और भी कैजुअल इनकम है। और एक और है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। आपको थोड़ा पता है कि कंपनी डिविडेंड देगी, अचानक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और ढेर सारा डिविडेंड आपको मिला और वो भी 10 लाख से ज्यादा मिला, इसलिए टैक्सेबल हुआ, तो उसके चक्कर में टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। अगर इन 4 रीजन से आपके पास कोई शॉर्टफॉल आ रहा है, यानी आपने इन 4 रीजन के कारण टैक्स कम पे किया क्योंकि आपको इन 4 का एस्टिमेट पता नहीं था, तो जब आप एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो उस टाइम ये इनकम नहीं हुई थी आपकी, आखिरी में अचानक, तो मैंने एडवांस टैक्स में बताया था कि अगर 2 डेट के बीच में होती है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 15 जून के बाद विनिंग हुई तो आप उसको अगले इंस्टॉलमेंट में ऐड कर लें, 15 जून के बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हुआ तो अगले इंस्टॉलमेंट में ऐड कर लें। तो शॉर्टफॉल अगर इस रीजन से है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल क्यों हुआ, इसके कारण हुआ, तो हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी शॉर्टफॉल कर दिया, जबकि तब तक तो पता लग गया था ना, फिर भी इंक्लूड नहीं करा तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। और ऐसे ही मैंने कहा था चलो चारों इंस्टॉलमेंट के बाद 15 मार्च के बाद 16 मार्च के दिन विनिंग लॉटरी, तो फिर आपको 31 मार्च तक पे करना है, तब तक पे कर दिया तो कोई शॉर्टफॉल नहीं मानेंगे, और तब तक नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। तो शॉर्टफॉल अगर आपका आया है इन 4 रीजन से, इन 4 इनकम से, तो फिर उसके लिए क्या रूल है, एंड द असेसियस पेड द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनकम एज पार्ट ऑफ रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। कब पे करना है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में ऑफ एडवांस टैक्स विच आर ड्यू, और इफ नो इंस्टॉलमेंट इज ड्यू देन सच टैक्स इज पेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, मींस बिफोर द एंड ऑफ द 31st मार्च। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज इन दिस केस। इन 4 केसेस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल है। शॉर्टफॉल इज ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। ये था आपका 234C। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो पूरी बात क्लियर होगी। एक बार प्रोविजन पढ़ना पड़ता है, मैंने हमेशा कहा आप इसको प्रोविजन अच्छे से पढ़ना है, वीडियो रोक कर खुद पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार मैंने समझाया, एक बार आप खुद पढ़ लेना, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना, हमेशा सही तरीका ये होता है पढ़ने का। बी भी समझा देता हूं मैं, ए बाद में देखेंगे। बी में क्या है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब यहां एक वर्ड आया असेस्ड टैक्स। क्या वर्ड है, असेस्ड टैक्स। जबकि ऊपर वाले चार्ट में आप देखोगे तो ये 12% जो हम निकाल रहे हैं या 45%, 15% जो निकाल रहे हैं, ये एडवांस टैक्स वर्ड पे लिखा है। तो वहां एडवांस टैक्स का मतलब होता है, आप एरो बना के ऊपर कहीं लिखेंगे ना, रिटर्न्ड इनकम। कौन सी इनकम, रिटर्न्ड इनकम, यानी जो आपने अपने रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है ना, उस रिटर्न में जो आपने एक्चुअल इनकम, यानी इनकम डिक्लेयर्ड बाय असेसी, सीधी सी बात है, ये कौन सी इनकम डिक्लेयर्ड बाय असेसी एंड टैक्स डिक्लेयर्ड बाय असेसी, उस टैक्स को हम बोलते हैं रिटर्न टैक्स। यानी आपने अपने रिटर्न में सेल्फ असेसमेंट करके कितना टैक्स, उसका 12%, 36% जो भी। तो ऊपर वाला चार्ट सेल्फ असेसमेंट से चलता है। हम रिटर्न भरने के बाद, ऑनलाइन भरने के बाद फ्री हो जाते हैं, अपना काम खत्म। अब आपके रिटर्न की स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंट द्वारा। तो डिपार्टमेंट आपके रिटर्न में आपने जो भी इनकम बताई है, जितने भी डिडक्शंस लिए, उसमें से कुछ डिडक्शन डिसअलाउड कर सकता है, तो आपकी इनकम बढ़ा भी सकता है, वो बढ़ा सकता है ना। तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं असेस्ड इनकम। क्या बोलते हैं इसको, असेस्ड इनकम बोलेंगे। असेस्ड, असेस्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। असेस्ड मतलब निर्धारित हुई, तो असेस्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। और ये रिटर्न इनकम, रिटर्न बाय असेसी, सेल्फ रिटर्न, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो एक हम रिटर्न भरते हैं और हमारे रिटर्न की वो चेकिंग करते हैं, अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, सब कुछ सही हुआ तो ये और ये सेम रहेगा। लेकिन अगर कुछ गलत लगा उनको, क्या आपने 80C का जबरन डिडक्शन ले लिया जबकि आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी, उन्होंने आपसे रसीद मंगवा लिया, आपने रिसीप्ट दे नहीं पाए, तो वो डिसअलाउड कर देंगे 80C डिसअलाउड कर देंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां असेस्ड टैक्स का मतलब होगा टैक्स ऑन असेस्ड इनकम माइनस TDS TCS जो भी है असेस्ड इनकम पे। असेस्ड इनकम असेस कौन करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। कट ऑफ लिमिट क्या है, इफ टोटल एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। जो एक्चुअल टैक्स पे किया आपने टोटल रिटर्न इनकम पे, उसको कंपेयर किससे करना है, 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। जो भी आपका असेस्ड टैक्स है ना, असेसिंग ऑफिसर ने जो टैक्स निकाला है उसके 90% तक आपने पे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 234 इंटरेस्ट, 234B इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। बट इफ
actual payment of tax is less than 90% of assessed tax, then shortfall equal to assessed tax minus advance tax paid. और इस पर कितने परसेंट लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल इसलिए क्योंकि मार्च तक का तो ऊपर लग गया, मार्च तक का तो आपने देखा ऊपर लग गया ना आखिरी। अब अप्रैल से इस पे लगेगा, तो अप्रैल से कब तक लगेगा? टू द असेसमेंट ईयर, टू द डेट ऑफ रेगुलर असेसमेंट मेड बाय असेसिंग ऑफिसर। जब उसने आपका असेसमेंट कंप्लीट किया, मैंने कहा ना अपने रिटर्न भरने के बाद असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट करता है। हम रिटर्न भरते हैं जनरली जुलाई या सितंबर में, और उसके बाद वो रिटर्न की वो लोग चेकिंग करते हैं, वो चेकिंग करने में कुछ महीने लग जाते हैं। तो उस दौरान वो जितनी भी इनकम बढ़ाएंगे घटाएंगे उसका एक असेसमेंट ऑर्डर आपको देंगे, तो उसे कहते हैं असेस्ड इनकम, असेस्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। तो उसकी एक डेट होगी असेसमेंट ऑर्डर की, वहां तक इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, ये तो हुआ प्रोविजन की बात। चलिए, मुझे पता है प्रोविजन से आपको इतना क्लियर नहीं होता है कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन प्रोविजन की वर्डिंग इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब एमसीक्यू बनेंगे तो ऐसे छोटे चैप्टर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद ना आए। ये वाले चैप्टर वो लोग एमसीक्यू में पूछ के खत्म कर देंगे। तो P1 पर आए, 379 क्या लिखा? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 एक्स 36 ईयर्स पे द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब ये एस्टिमेट नहीं, अब ये एक्चुअल पे आ गया, इतना दे चुके हैं, यानी हम पिछले साल 19-20 में इतना एडवांस टैक्स ये लोग दे चुके हैं। तो इन्होंने अपनी एस्टिमेट इनकम निकाल के हर महीने हर क्वार्टर में देते गए होंगे। 15 जून को दिया इन्होंने 52,000, फिर सितंबर में दी, दिसंबर में दी और मार्च में भी दी, एक और दे दी 5th इंस्टॉलमेंट 20 मार्च को। तो 31 मार्च से पहले कितनी भी बार दोगे आपको एडवांस टैक्स ही कहलाएगा। ठीक है। द रेगुलर असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज कंप्लीटेड ऑन 10th January 2021 and the income determined by AO is 2044,390. Income as per the income tax return 2018-140. Additions made by the assessing officer 26,250. He is also entitled tax credit 2,800 on account of TDS and such assessment tax is not paid. Is he liable for interest under section 234B and C? ये है आपका क्वेश्चन। अब मैं इसको पूरा करवाता हूं, पहले तो समझाता हूं क्वेश्चन को। एग्जाम में ये बात तो क्लियर हो जाएगी आखिरी लाइन से कि क्या पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट। एडवांस टैक्स वाला क्वेश्चन होता तो एडवांस टैक्स पूछते, एडवांस टैक्स तो दिया है इसलिए इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। अब नंबर 1 बात, पहली बात कर रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर आपका कौन सा है? 1920, है ना। आपने इनकम कब जनरेट की होगी? 19-20 में, इसलिए आपने 19-20 में एडवांस टैक्स दिया होगा। 4-5 इंस्टॉलमेंट में आपने एडवांस टैक्स दिया, एक बार 52,102 हो गया। तो पेमेंट टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। ठीक। अब इसके रिटर्न भरने की डेट किधर आएगी? असेसमेंट ईयर में। ये असेसमेंट ईयर आपका स्टार्ट होता है 20 से लेके मार्च 21 तक। या असेसमेंट ईयर नाम इसलिए क्योंकि इनकम असेस होती है यहां। तो पहले तो आप खुद असेस करते हो, आप खुद असेस करते हो, उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट, यानी आप खुद, यानी हम उसको बोलते हैं रिटर्न इनकम। आप अपने रिटर्न में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म जो होते हैं उसमें आप इनकम बताते हो, सैलरी ये है मेरी, 10 सोर्सेस की इनकम इतना है, डिडक्शन मेरा इतना है, ऐसा करके, और टैक्स वैक्स निकाल के ऐसा करके। वो इस बंदे ने कितना किया वो आप देखो, ब्रैकेट में लिखा है इनकम एज पर इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न में इसमें इनकम बताई 20,18,140, जबकि अब ये वाला केस आपने रिटर्न भर दिया। अब ये स्क्रूटनी पूरे साल भर में किसने की होगी? असेसिंग ऑफिसर ने चेक किया होगा। बड़े बड़े रिटर्न चेक होते हैं, छोटे मोटे रिटर्न चेक नहीं होते वो। तो बड़े रिटर्न चेक हुए तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या कहा? उस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते। रेगुलर असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज कंप्लीटेड ऑन 10th January 2021। कब हुआ? इसी साल में 10 जनवरी किसको? आपका असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट किया। तो असेस्ड इनकम कितनी बताई उसने? कितने इनकम असेस की? असेस मतलब निर्धारित की। तो निर्धारित कितनी उसने? 20,44,000
390, यानी उसने आपकी इनकम में कुछ एडिशंस कर दिए। कितने एडिशंस कर दिए? एडिशंस मेड बाय असेसिंग ऑफिसर इज 26,250। 26,250 का एडिशन कर दे, यानी उसने कोई आपका खर्चा डिसअलाउड कर दिया। ऐसा कोई डिडक्शन आपने मांगा होगा तो 26,000 उसने मना कर दिया तो वो एड बैक कर दिया उसने, तो इसने इनकम बढ़ा दी। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा हुआ और ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अब 234C का जो इंटरेस्ट चलेगा वो चलेगा इस वाले इनकम से। 234C जो चलेगा वो इससे चलेगा। 234C बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या मैं कहूं कि बेस्ड ऑन टैक्स ऑन रिटर्न्ड इनकम। रिटर्न्ड इनकम, तो जो रिटर्न इनकम है उस पे चलता है 234C। और 234B जो चलता है, 234B ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन असेस्ड टैक्स, ऑन असेस्ड इनकम। असेस्ड इनकम ये आप ऐसा लिख के रख ले अपनी कॉपी में, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा ये। समझ में ही बात? तो पहली बात तो ये कि जिस क्वेश्चन में ये दिया होगा वहां 234B पूछेंगे, अगर सी भी ये दिया होगा तो सी ही पूछेंगे। तो अकेला क्वेश्चन सी का भी आ सकता है, बी का भी आ सकता है। ये इंस्टॉलमेंट वाइज चलेगा, 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट अलग अलग इंटरेस्ट लगता है, और ये ओवरऑल वाइज चलता है, टोटल मिला के चलता है। तो ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं। लेकिन दोनों काम के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स निकालना पड़ेगा। इसमें इस पर टैक्स निकालना पड़ेगा और इसमें इस पर टैक्स निकालना पड़ेगा। कौन है ये मिस्टर X36 ईयर? तो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आप टैक्स निकाल के रख लें, है ना? इस पर और इस पर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, टैक्स बेस्ड 234 से बेस्ड ऑन टैक्स ऑन रेगुलर एंड रिटर्न इनकम। तो इस 20,18,140 पर इसकी टैक्स लायबिलिटी हम निकाल लेते हैं कितनी आती है। तो आपने इसका इंटरेस्ट निकाल कर रख लिया होगा। रिटर्न इनकम जो अपनी थी, कितनी थी रिटर्न इनकम आपकी? उस पर टैक्स लायबिलिटी 20,18,140 की जो रिटर्न इनकम थी, 20,18,140, उस पे आया 434,660 विथ एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस 4% जोड़ने के बाद। स्लेब वगैरह बहुत बार निकलवा दी मैंने आपको। और अगर इसमें लॉन्ग टर्म होता है या विलिंग फ्रॉम, तो वो सब 20%, 30% सारे रेट वेट निकाल के, सारे टैक्स निकाल के टोटल पर आ जाओ, और इस टोटल में से टीडीएस भी माइनस कर दो। क्वेश्चन के आखिरी लाइन में लिखा था ही इज एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट 2,800। तो टीडीएस जितना होता है वो भी लेस करने के बाद ही टैक्स आता है, दोनों तरह का, रिटर्न इनकम वाला भी और असेस्ड टैक्स भी। तो दोनों में से आप 28 से लेस कर दो। तो रिटर्न इनकम वाला जो टैक्स आया है वो 431,860, यहां लिख लेता हूं 431,860। ये टैक्स आया, टैक्स ऑन रिटर्न इनकम। और असेस्ड इनकम पर जो टैक्स है वो अभी यहां काम नहीं आएगा, वो आएगा 234B में, तो मैं तब बताता हूं आपको। तो फिलहाल आपका ये आ गया आफ्टर टीडीएस को ही हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टोटल एडवांस टैक्स। टोटल एडवांस टैक्स इसी को कहा जाता है, और ये पूरा कैलकुलेशन इसी से चलता है। असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया इसमें कोई मतलब नहीं। अब पहली ड्यू डेट थी आपकी 15 जून 2019, क्योंकि उस दौरान भरना था आपको, ड्यूरिंग द ईयर में ही भरना था, प्रीवियस ईयर 19 में ही भरना था आपको पहली इंस्टॉलमेंट। कितनी पे की इन्होंने बताई है आपको? 52,000 पे की, 52,000। चेक करते हैं क्या रूल है। मैंने आपको टेबल बताई है भैया, नोट्स में आप देखें, सामने रखो नोट्स। क्या लिखा है मैंने कॉलम में? इफ एडवांस टैक्स इज लेस देन 12%, बोला ना 12% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स, टोटल असेस्ड टैक्स वर्ड नहीं बोला है, 12% ऑफ एडवांस टैक्स मींस टैक्स ऑन रिटर्न इनकम। आप चाहो तो एरो बना के वहां लिख लो क्लियरली। तो 12% में इसका निकालता हूं, 12% ऑफ 4,31,860, इसका 12%, 431,860 का 12%, ये आया आपका 51,823, 51,823, 51,823 इतना पे करना चाहिए था उसको।
इतना पे करना चाहिए। क्या उसने इतना पे किया था? उसने कितना पे किया? उसने 52,000 पे किया। ज्यादा पे कर दिया उसने, तो ज्यादा किया ना, इससे ज्यादा पे किया। हमारा तो ये कट ऑफ है कि इससे कम होता तो 234C अप्लाई होता, लेकिन उसने तो 12% 51 बनता है, और 51,000 से ज्यादा 52,000 पे कर दिया उसने। एक्चुअल पेमेंट कितना किया उसने? 52,000। तो जब ज्यादा पे किया तो कोई शॉर्टफॉल नहीं, कोई शॉर्टफॉल नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक, चलिए सेकंड टर्म चलते हैं। अच्छा, वैसे अगर देखोगे आप, वैसे देखोगे तो क्या कि 15% से अगर निकाल के देखोगे आप, तो 15% इसका जो है 431,860, 431,860 का 15%, ये 64,779, और एक्चुअल पेमेंट किया उसने 52,000। शॉर्टफॉल आ रहा है, आ रहा है शॉर्टफॉल। लेकिन नहीं, आप समझो मेरी बात को, लॉ के हिसाब से पढ़ो। लॉ ने क्या बोला? लॉ ने 15% नहीं बोला, लॉ ने बोला पहले ये देखो, ये कट ऑफ पॉइंट देखो। 15 की बात थी, लेकिन 3% का वेरिएशन गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है, इसलिए गवर्नमेंट बोल रही 12% तक भी अगर पे कर दिया है आपने तो हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो 12% तक तो हमने पे किया है, तो अब क्यों इंटरेस्ट देंगे? तो 15 से शॉर्टफॉल आ रहा है, लेकिन 12 से तो नहीं आ रहा ना। तो ये पहले स्टेप पे ध्यान रखना, यानी ये पहला गेट है, ये गेट खुलेगा तो इस गेट में आओगे। अगर ये गेट बंद हुआ, बात यही खत्म हो गई, तो फिर ये गेट आया नहीं ना। ये गेट कब खुलेगा? लेस देन होता तो ये गेट खुलता, लेस देन ही नहीं, मोर देन। एक्चुअल पेमेंट तो 52,000 हुआ, इसलिए कोई शॉर्टफॉल नहीं। ठीक है ना, एक्चुअल पेमेंट 52,000 हुआ, एक्चुअल 52,000। ठीक है, hence section 234C not apply। तो पहली इंस्टॉलमेंट पर आपको 234 से अप्लाई नहीं हुई, लेकिन 234 ऐसे नहीं कि फर्स्ट में अप्लाई नहीं तो सेकंड पे भी नहीं होगी। हर डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वाइज है ये। चलिए, पहले पे अप्लाई नहीं हुई क्योंकि लेस देन नहीं था। दूसरे में 15 सितंबर को देखते हैं। अब कितना देना है? 36% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पे कर दी है तो देखते हैं पहले 36% दे दिया या नहीं दिया उसने। तो यहां पर 36% इसका आ जाएगा आपका 4,31,860 का 36% होता है 155,469। ठीक है, 431,860 का 36% हो जाता है आपका 155,870। इतना पे करना चाहिए, सॉरी 470 इतना पे कर देना चाहिए। एक्चुअल कितना किया उसने? एक्चुअल किया उसने पहले 52,000 किया था, और दूसरी बार कितना किया? सेकंड टाइम उसने कितना किया? 102 1,02,000। तो टोटल मिलाकर तो उसने 1,54,000 पे किए। कम पे किए, देखो आप 1,54,000 पे किए, कम पे किए ना, जबकि कितना 155 तक पे करना था, अब कम पे किए। तो अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इफ एडवांस टैक्स इज लेस देन 36%, लेस देन है, कम है ना कंडीशन। तो उस कंडीशन में अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप शॉर्टफॉल निकालेंगे ना, अब ये गेट यस हुआ तब हम इस गेट पे आए। समझ लेना आप अच्छे से, बात समझ में आ रही है? मैं फिर बोल रहा हूं क्या, ये कट ऑफ पॉइंट है 36%। उसने अगर 1,55,470 एग्जैक्ट कितने रुपए या उससे ज्यादा रुपए पे कर दिए होते तो हम ये सेक्शन अप्लाई नहीं करते, नील शॉर्टफॉल आता जैसा उसमें हुआ था। ज्यादा पे किए थे देखो आप, तो सेक्शन अप्लाई नहीं हुई। यहां कम पे किए तो अप्लाई होगी। आप चाहो तो यहां थ्योरी में लिख लेना है ऐसा, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट इज लेस देन 36% ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 234C इज एप्लीकेबल, ताकि आपको याद रहेगा समझने के लिए, क्योंकि वाकई सेक्शन याद भी तो रहना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। अब शॉर्टफॉल जब निकालेंगे तो 15% से निकालेंगे। 15% निकालते हैं 431,860 का, 431,860 का 15% निकालते हैं। 15%, सॉरी 15 नहीं, यहां तो 45 था ना, 45% निकालते हैं तो आता है आपका 1,94,337, ये डी होता है।
माइनस पे कितना किया, तो 52,000 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया था। ये क्यूमुलेटिव मैंने कहा था, यानी इस दिन तक टोटल मिला के 45% पे करना है। अगर आपने पहले पे कर दिया वो माइनस कर दो, और इस बार कितना पे कर दिया इसने, 1,54,000 सॉरी 1,02,000 इतना और पे कर दिया। तो 15 सितंबर तक टोटल इतना पे करना था, इतना पे कर चुके हैं, तो शॉर्टफॉल आ गया आपका 1,54,000 माइनस कर देता हूं इसमें से मैं, 40,337 का शॉर्टफॉल। इस पर आप 1% से इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने महीने का, 3 महीने का, 1% 3 महीने का, यानी 1200 फिक्स है। 1% भी फिक्स है, 3 भी। क्यों फिक्स है, क्योंकि ये शॉर्टफॉल डेफिनेटली अगले में कवर होगा, तो अगले इंस्टॉलमेंट कब होगी, 3 महीने में, तो 3 महीने का इंटरेस्ट गवर्नमेंट लेगी। फिर अगले में भी शॉर्टफॉल आएगा तो फिर 3 महीने का ले लेंगे, ऐसे करते करते मार्च तक लेंगे। पर आपने देखा शॉर्टफॉल इससे नहीं लिखा, सीधे सीधे इन दोनों के डिफरेंस को शॉर्टफॉल नहीं बोला, वरना देखा जाए तो सीधे लिख रहा था कि 1,55 देना था और 1,54 दिया, 1,000 रुपए का शॉर्टफॉल। नहीं, ये कट ऑफ पॉइंट सिर्फ सेक्शन अप्लाई करें या ना करें इसके लिए, अप्लाई करना ऐसे शॉर्टफॉल पूरे 45% से निकलेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर पे आते हैं। अब प्रॉब्लम खत्म, अब 75% पूरा, अब 75% 431,860 का 75%, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक 431,860 का 75%, यानी कि आपको 3,23,895 पे करना है। इतना पे करना था 3 इंस्टॉलमेंट में टोटल, तो तीनों का इंस्टॉलमेंट का टोटल लगा के देख लेता हूं। तीनों में कितना पे किया, एक में 52 पे किया, एक में 102 पे किया, एक में 52 पे किया, एक में 1,02,000 पे किया, और तीसरे वाले में, थर्ड वाले में कितने पे किए, थर्ड वाले का आप देख लें वहां पे 1,60,000 पे कर दिए, 160 पे कर दिए, इतने पे कर चुका है। तो 3 इंस्टॉलमेंट का क्यूमुलेटिव 75 इतना होना चाहिए, और आपने पे इतने किए, कितने हो गए ये 52 प्लस 102 प्लस 160, ये होगा 3,14,000। तो 3,23,895 पे करना थे, जबकि आपने पे किए 3,14,000, यानी अगेन कम पे किए, शॉर्टफॉल कम पे किए। तो आ जाओ इधर, ये गेट खुल गया आपका, है ना, गेट ये तभी खुला, कम है इसलिए गेट खुला, लेस देन है इसलिए। अब खुला है तो अब 75% से ही लेना है, यहां तो कोई नहीं रेट नहीं है, तो यहां डायरेक्ट शॉर्टफॉल निकालूंगा, शॉर्टफॉल इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, 3,23,895 माइनस 3,14,000, क्योंकि यहां पर भी रेट 75 ही। तो सिर्फ इस दो में प्रॉब्लम थी, यहां 1236 है और यहां 15 और 45 है, बाकी यहां से आने के बाद तो 75 सेम हो गई थी ना, देखो आप उस चार्ट में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्टफॉल ये आ गया डायरेक्ट, कितना हो गया, देखिए 323,895 माइनस 314,000, तो ये हो गया 9,895। इस पर 1% से 3 महीने का, इस पर 1% यानी सीधे सीधे 3% निकालें तो 297 का इंटरेस्ट इस पे आ गया। अब लास्ट 15 मार्च तक आपको 100% पे कर देना था, 100% यानी 431,860 पूरा पे कर देना था, पूरा आपने सब मिला के 15 मार्च तक। उसके बाद की 4 इंस्टॉलमेंट, एक है आपकी 52,000 52,000 की, एक है आपकी 1,02,000 रुपए की, एक है आपकी 1,60,000 की, एक है आपकी 30,000 की, तो 3,44,000 पे किया आपने 15 मार्च तक, 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में। तो अगेन फिर क्या हुआ, फिर कम पे किया ना, लेस देन पे किया, इससे कम पे किया आपने, तो कम पे किया तो सेक्शन अप्लाई होगा तो इधर आ गया, तो शॉर्टफॉल कैसे निकलेगा, शॉर्टफॉल इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, शॉर्टफॉल हो जाएगा आपका 87860, और इस पर 1% से 1 मंथ का, क्योंकि मार्च लास्ट मंथ है, तो सिर्फ 1% तो यही दिख जाएगा आपका 879 1%। अब इसके बाद आपने एक और इंस्टॉलमेंट पे की, वो यहां काम नहीं आती, 234C जो चलता है वो इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट के 4 इंटरेस्ट ऐसे निकलते। इसके बाद अगर आपने पे की भी है तो अगले उसमें 234B में काउंट होगी, इधर काउंट नहीं होगी।
इधर तो मतलब था डिफरमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट डिफर की, यहां भरना थी यहां भरी, या यहां कम भरना थी यहां भर दी ज्यादा, इस तरीके से चले। तो ये टोटल मिला के आपका इंटरेस्ट अगर 1 2 3 टोटल लगा लेना इसका। ये है कंसेप्ट 234C का, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इतना सा याद रखना कि यहाँ 1236 कट ऑफ है, ये यस होता है, यानी ये वाला गेट है, अगर ये गेट खुलेगा, ये कब खुलेगा, लेस देन पे खुलेगा तो आगे बढ़ोगे, नहीं लेस देन नहीं है, मोर देन है तो गेट बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 234B की बात कर लेते हैं। बी में क्या है, बी में इतना बड़ा चार्ट की जरूरत ही नहीं है। बी में आपको सिर्फ इतना सा करना है कि वहां पर इस टैक्स से नहीं चलेंगे, वहां पर हम चलेंगे असेस्ड टैक्स से। और असेस्ड टैक्स आपका, असेस्ड इनकम थी 20,44,390। देखो जरा क्वेश्चन दी थी, असेसिंग ऑफिसर ने आपकी इनकम बढ़ा दी थी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, तो उस पर टैक्स निकालो, और उसमें से भी टीडीएस की क्रेडिट तो मिलेगी। टीडीएस की क्रेडिट तो असेसिंग ऑफिसर ने अलाउड की ना, एंटाइटल वर्ड लिखा है। तो नेट टैक्स टीडीएस लेस करने के बाद 440 असेस्ड टैक्स, असेस्ड टैक्स जो आया आपका वो आया 4,40,000, 4,40,050 रुपए। टैक्स तो आपने निकाल लिया होगा, नहीं तो बुक में देख लेना, वैसे टिपना मत, पहले आप खुद करके देखें। अब क्या रूल है, जरा नोट्स सामने रखो। नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है क्या, इफ टोटल एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स, तो आपने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की है टोटल एडवांस टैक्स अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक जो भी चालान भरते हो एडवांस टैक्स कहलाते हैं, भले वो 15 मार्च के बाद हो। तो 4 के बाद एक 5वां भी दिया था, तो 5 को जोड़ लेते हैं। 5 इंस्टॉलमेंट अगर आपकी जोड़ ली जाए तो टोटल मिला के एडवांस टैक्स इसने पेड किया 3,64,000 का, ठीक है, 3,64,000, 3,64,000। अब इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये इस असेस टैक्स के 90% के बराबर है। यानी गवर्नमेंट चाहती कि आपका जितना टैक्स बनना था उसके 90%, यानी 3,96,045। अच्छा, यहां इस बात की कोई रिलेक्शन नहीं मिलेगा कि सर हमने तो मतलब असेसी ने तो कम एस्टिमेट की थी इसलिए उसने तो सही किया था, और उन्होंने इनकम बढ़ा दी तो हमारी क्या गलती। तो गलती आपकी भी कि आपने वो खर्चे का क्लेम क्यों करे थे जो उसने डिसअलाउड कर दी। तो यहां उससे नहीं चलता, फिक्स रूल है, असेस टैक्स पे ही निकलेगा। वो इनकम कितनी भी बढ़ा सकता है, टैक्स कितना भी बढ़ा सकता है, आपको इससे ही चलना है। इसलिए आप अपने एक्यूरेसी बढ़ाओ, आप अपना टैक्स एग्जैक्ट निकालो तो आपका एडवांस टैक्स भी एग्जैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट 10% वेरिएशन बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका एडवांस टैक्स जो टोटल पे किया है वो इसके 90% तक तो हो, कम से कम इतना पे कर देते अगर आप। यानी अगर यहां पर अमाउंट 3,96,000 के लगभग होता, बनता तो ज्यादा है, बनता तो 440 है, तो गवर्नमेंट बोलो ठीक है पूरा नहीं भरा चलेगा, 90% अगर आपने पे कर दिया है तो हम आपसे 234B का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बट इफ टोटल एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन असेस्ड टैक्स, 90% ऑफ असेस्ड टैक्स, अगर आंसर यस आया है, ठीक है, यस, सेक्शन 234B अप्लाई, एप्लीकेबल, तो अप्लाई होगी। तो पहले तो ये कट ऑफ है यार, देखने का है कि अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही। अब इस 90% से कोई मतलब नहीं, इस फिगर से कोई मतलब नहीं मुझे। अब ये मत सोचना कि शॉर्टफॉल इससे निकलेगा कि सर 396 माइनस दिस, नहीं, शॉर्टफॉल किससे निकलेगा। तो शॉर्टफॉल का फॉर्मूला दिया है मैंने, शॉर्टफॉल का फॉर्मूला दिया है, शॉर्टफॉल का फॉर्मूला मैंने दिया है कि टोटल असेस्ड टैक्स माइनस टोटल एडवांस टैक्स, दोनों। तो असेस्ड टैक्स आपका टोटल कितना था, 4,40,000,050, और टोटल एडवांस टैक्स पे कितना किया, 364। तो शॉर्टफॉल पूरे से निकलेगा, देखा कट ऑफ 90 से, लेकिन शॉर्टफॉल पूरे से निकलेगा। तो पूरे से निकाल के देख लेते हैं भाई, 4,40,050 माइनस
3,64,000 यानी शॉर्टफॉल आया आपका 76,050 रुपीज शॉर्टफॉल, कम पे किया। अब आपने देखा 234C का इंटरेस्ट मार्च तक हो चुका था अपना, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च तक का हो गया इंटरेस्ट। तो मार्च के बाद अगला साल कौन सा था? असेसमेंट ईयर। तो ये वाला इंटरेस्ट अगले यानी 1% पर मंथ लगता है। कितने महीने का लगता है? तो फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कब कंक्लूड किया उसमें लिखा है क्वेश्चन में। तो असेसमेंट कंप्लीटेड ऑन 10th जनवरी 2021, 10th जनवरी 2021। तो आप 76,050 पर 1% पर मंथ से अप्रैल से काउंटिंग करेंगे, अप्रैल से लेके तो जनवरी 21 तक, अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट कौन सा अपना 2021 है, तो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, तो अप्रैल से लेके आप जनवरी तक के दिन, और जनवरी मतलब पूरा जनवरी, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ का कंसेप्ट है, मतलब 1 जनवरी भी होता है तो जनवरी पूरा काउंट होता है। ठीक है, तो कितने महीने हो गए? 10 मंथ्स, 10 महीने के। तो 10 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 7605। ये अंडर सेक्शन 234B का इंटरेस्ट ए से निकलता है। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपका 767। क्लियर बात? क्या समझा रहा हूं मैं? सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, ये वाला कंसेप्ट। 90% इज कट ऑफ पॉइंट फर्स्ट गेट टू अप्लाई सेक्शन 234B। If 90%, if advance tax paid is more than 90%, then section 234B not applicable, no interest is payable. But if less than 90%, then section apply and apply, तो shortfall इससे निकलेगा, shortfall इससे नहीं निकलेगा। ऐसे ही वहां था 12%, 36%, वो कट ऑफ पॉइंट था, वो अप्लाई होगा तो आपको निकालना 15 या 45 से ही। ठीक है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब आप इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने कंपनी और बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे भी दे रखे हैं। आईपीएससी लेवल पर इतनी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आप देखना इंस्टीट्यूट ने भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं दिए होंगे। अब हम इसके लिए एक तो बस मैंने जो करवाया अभी P1 ये करना है, आपको इसी को रिपीट करना है। P2 कट कर दीजिएगा आप, और चलिए जो भी और होमवर्क होगा मेरे हिसाब से बस क्वेश्चन इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना, बस चैप्टर खत्म है, एक ही क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से याद रहेगा माइंड में कि हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक, सेक्शन 234A का इंटरेस्ट सिर्फ किस लिए है? इन केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है मैंने आपको बार बार बताया। प्रीवियस ईयर ये है आपका, असेसमेंट ईयर आपका है 2021। इसमें आपको रिटर्न कब भरना पड़ता है? आपको रिटर्न भरना पड़ता है 31 जुलाई को, और अगर ऑडिट होता है तो सितंबर में भरना होता है ऑडिट फॉर्म में। तो ड्यू डेट रहती, ड्यू डेट गवर्नमेंट बढ़ा दे वो अलग मैटर है। ठीक है, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ने डेट नहीं एक्सटेंड की है, जैसे इस बार तो कोरोना के कारण डेट बढ़ा दी गई है, नवंबर हो गई, बट नहीं बढ़ा है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो ड्यू डेट ये रही। अब अगर आपने रिटर्न यहां तक फर्निश कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपने रिटर्न पूरा साल खुला आपके लिए तो 2021, अब आपने जुलाई से लेके बाद में भरा आपने रिटर्न, तो बिलेटेड रिटर्न अगर है तो आपको इंटरेस्ट देना है कितना? 1% पर मंथ। इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद भरा या भरा ही नहीं और नॉट फर्निश्ड, आप बोलोगे सर जब फर्निश्ड ही नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट किस बात का? तो आपने फर्निश नहीं किया, लेकिन आपका डायरेक्ट असेसमेंट गवर्नमेंट भी तो कर सकती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी होता है। तो आपने रिटर्न नहीं भरा, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, उनको कलेक्ट करके उन्होंने आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में आपका इनकम असेस कर दी, तो आपको इंटरेस्ट देना है, क्योंकि वो बाद में मतलब एक तरीके से वो बिलेटेड रिटर्न ही हो गया ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देंगे इसका मतलब ये कि आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा, आप अपनी मर्जी से कितना डिक्लेयर करना चाहते कर दो, नहीं करोगे तो वो लोग तो ब्लैक मनी कैलकुलेट करके और आपका टैक्स निकाल ही देंगे। तो डेट के बाद ही हुआ ना ये सब, डेट से पहले तो नहीं होगा ऐसा,
गवर्नमेंट क्या आपको डेट से पहले ही आपका असेसमेंट कर देगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अपॉर्चुनिटी तो देगी ना। तो पहले तो जुलाई थी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आपने रिटर्न भरना था, नहीं भरा, चलिए ठीक है, लेट हो गए, दिसंबर तक भरते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भर सकते हैं। कितना इंटरेस्ट लगेगा अगर लेट भरा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इमीडिएटली फॉलोइंग यानी अगर जुलाई लास्ट डेट है तो इमीडिएटली फॉलोइंग डे क्या हुआ? 1 अगस्त यहां से लेके टू द डेट ऑफ फाइलिंग दैट इज 31 जुलाई या सितंबर एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। तो यहां भरना था और मान लो मैं रिटर्न भरने में लेट हो गया, मैंने रिटर्न भरा इससे ठीक 1-2 दिन पहले या 1 महीने पहले, मान लेते हैं 2 फरवरी 21 को रिटर्न भरा, तो इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट, और सितंबर अगर हुई तो 1 अक्टूबर से, यहां से लेके तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट क्या है यहां पे? तो अगस्त से लेके 2 फरवरी, और फरवरी को पार्ट ऑफ द मंथ यानी पूरा मंथ मानेंगे। तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उस टैक्स लायबिलिटी पर 1% पर मंथ से इतने मंथ का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट कहलाएगा अंडर सेक्शन 234 ए इंटरेस्ट। तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं, बस आप इतना याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए, ठीक है। 234 ए, बी एंड सी 3 इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं पढ़ना है और एक ही क्वेश्चन करना है, बाकी सब आप कट कर देना। वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। हालांकि वीडियो बड़ा हो चुका है तो मैं इसको अगेन अभी इंटरेस्ट तक का अलग भेज रहा हूं आपको, और उसके आगे रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर भी स्टार्ट करना चाहता हूं, वो मैं अगले वीडियो में भेजता हूं।